यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी क्लासेस बाय एपी सर में। आज हम हिंदी 2026 का मॉडल पेपर हल करेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट होगा 2026 में यूपी बोर्ड के परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए। आप लोग यहाँ से पढ़कर 95+ अंक हासिल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे आपको 15 मिनट समय मिलेगा। आप ये जानते हैं 100 नंबर का पूर्णांक आता है। निर्देश देखते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट प्रार्थी को या मतलब परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, इस प्रश्न में 2 खंड हैं। दोनों खंडों में सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। देखिए, खंड का है और खंड का के 5 प्रश्न गद्य से आते हैं और 5 प्रश्न किस में आएंगे, पद से बहुविकल्पी आएंगे। यहाँ से आप 10 नंबर पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। और भारतेंदु हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, संपूर्णानंद जी हैं। और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लल्लू लाल की रचना है, तो जो लल्लू लाल की जो रचना है वह सुख सागर है। और 11 वर्ष का समय, परीक्षा गुरु, रानी केतली की कहानी, ये ईसा अल्लाह की कहानी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की है और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। अब यहाँ से एक का ग नंबर पर आते हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो पर्दा कहानी के यशपाल हैं, लेखक हैं। इसका राइट ऑप्शन दूसरा सही होगा। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, जो बालकृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक थे। किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। इंदुमती कहानी है किसकी? किशोरीलाल गोस्वामी की। और परीक्षा गुरु के एक उपन्यास है, वो किसका है? श्री लाला निवास दास का है। अब यहाँ से एक का अंगा नंबर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। देखिए, वासु शरण देव की जो रचना है वह वगधारा है। क्या है? वगधारा है। बाणभट्ट की आत्मकथा और साहित्य का समाज, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे जी की है। यहाँ से गद्य से 5 प्रश्न पूछ चुके हैं। अब पद से पूछे जाएंगे। दूसरा, कायाम्नी किस युग की रचना है? तो यह कायाम्नी छायावादी युग की है, रचना है। क्या है? छायावादी युग की कन्या। इसकी राइट ऑप्शन दूसरा होगा। अब दूसरे का ख नंबर, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। देखिए, जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है वह कौन सी हो सकती है? तो यह छाया नहीं है। क्या नहीं है? छाया नहीं है। प्रियप्रवास, संकेत, भारत भारती, ये सभी क्या है? रचनाएं हैं। प्रियप्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। संकेत तथा भारत भारती है, यह मैथिली शरण गुप्त की है। छाया जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए यह द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अब यहाँ पर दूसरे का ग नंबर पर पहुँचते हैं पृष्ठ पर। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए, जो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे द्वारा किया गया था। और दूसरा द्वितीय जो हुआ था 51 में तथा तीसरा 59 पे हुआ था। अज्ञे द्वारा इनका संपादन किए थे। अब यहाँ पर घ नंबर पर पहुँचते, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखिए, जो हिंदी का महाकाव्य जिसे माना जाता है उसे पृथ्वीराज रासो कहते हैं। इसका चौथा नंबर या ऑप्शन सही होगा। और यहाँ से पहुँचते हैं घ नंबर पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब यहाँ पर साकेत, पंपाल, रामचरितमानस तो आप जानते हैं किसकी है। तुलसीदास की साकेत को तो आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो सही ऑप्शन होगा वह चौथा नंबर होगा, अनामिका होगा। परख जैनेन्द्र कुमार की है। चित्रधारा है, क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत की। अब यहाँ से पहुँचते हैं तीसरे। यहाँ पास हमको गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए होंगे और उनके उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे।
अब यहाँ पर पूर्णतः सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पास लेकर आते हैं। आप लोग जानते हैं बिन सॉल्यूशन के हम मॉडल पेपर हल नहीं कराते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। मातृभूमि का पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी को और मनुष्य न तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। देखिए यहाँ पास राष्ट्र नाम आ गया तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। वासुदेव अग्रवाल जी क्या हैं, उनके लेखक हैं। यहाँ आप इतना लिखने से आपको 2 अंक मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव हो? देखिए राष्ट्र की कल्पना तब असंभव हो कि पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य ना हो तब, या नहीं तो मनुष्य हो लेकिन पृथ्वी में ना हो, तो दोनों स्थितियों में राष्ट्र का स्वरूप नहीं हो सकता है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। तीसरे प्रश्न पर पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और देखिए यहाँ पास रेखांकित अंश की मावे है और आप क्या करेंगे, यहाँ पास जो पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण, मनुष्यों के कारण ही प्राप्त करती है, क्योंकि हम ही लोग तो पृथ्वी को माता कहते हैं। यदि हम ही नहीं होंगे तो हम पृथ्वी को माता कैसे कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे लिखेंगे कि वासुदेव अग्रवाल जी रेखांकित अंश की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार माता हमारी लालन पालन करती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनी क्या नाम है भाषा शैली से बता रहे हैं। जिस प्रकार से माता लालन पोषण करती रहती, प्यार दुलार करती रहती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी हमें भी माता के समान ही कार्य करती है और स्नेह करती रहती है, और हम उसके सच्चे अर्थ के क्या हैं? पुत्र हैं। अथवा यह अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं। अशोक का फूल उसी मस्ती से हंसता रहा, पुराने चित्र में इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने ही पंडित समझता है। पंडिताइन भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रहती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ता, किंतु मस्ती में झूम रहा है। काली दास इस रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग में से उदास रखना है। थोड़ा आज मेरी आँख पर कुछ पड़ गया है इसलिए थोड़ा सी खिंचाहट है, आप देख लीजिएगा प्रश्नों को। आँखों को देखकर कौन उदास होता है, तो अशोक को देखकर चिंतित से देखकर उदास होता है। सॉरी। और देखिए तीसरा प्रश्न में आते हैं। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम में लेखक विद्युत के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो देखिए उपयुक्त विद्वात्मा की सहजता और उसके पीड़ित और उत्थान के बारे में बताया गया है। देखिए चौथा नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपनी हार से निराश ना हो और जीत से ज़्यादा खुशी ना हो, यही बताया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अब देखते हैं चौथे प्रश्न पर। देखिए अर्थ है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, आप इसे पढ़ लीजिएगा पूर्णतः। अब यहाँ पास देखिए गद्य से आधारित भी प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? गद्य से आधारित प्रश्न भी आ चुके हैं, अब पद से आधारित प्रश्न आएंगे। हम इसी प्रकार के मॉडल पेपर लेकर आते रहते हैं और हमारी सभी क्लासें चलती रहती हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारी जो भी क्या हो वीडियो जाए सर्वप्रथम आपके पास पहुंच जाए। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, वही राधिका जी पवन दूतिका से कहती है, पवन से कहती है कि मेरे प्यारे मेरे प्रीतम जो नए बादल के समान हैं और उनकी आंखें कंचे की नेत्र के समान हैं, जब से मथुरा चले गए हैं, जाके आए मथुरा से न भेजा कोई संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे।
फिर क्या कहती हैं, जब से मथुरा गए हैं न वहाँ से कोई संदेश भेजा है, न ही तो वहाँ से आए हैं। मैं उनके प्रेम विरह से मतलब प्रेम से वंचित होकर मैं रो रो कर पागल हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। यह सब मेरी जो ये दुख कथा तुम मेरी यह हालत को देख रहे हो, मेरे प्रीतम मेरे श्री कृष्ण को बता देना। हे पवन ये बता देना, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प मांगे बढ़ेगी। हे पवन जैसे ही तू मेरे भवन से कुछ दूर ही चलेगी ना, तो शोभा वाली सुबह कितनी मंजू कंजे मिलेंगे, मतलब शोभा वाली और सुख प्रदान करने वाली सुंदर कुंजे मिलेंगी, बगीचे मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। और राधिका जी पवन से समझाते हुए कहती हैं, प्यारी छाया और वहाँ की प्यारी छाया और मृदुल स्वर से कोयल की समान आवाज तुमको मोह लेगी और क्या कर लेगी, मोहित कर लेगी। पवन दूतिका से लिया गया है। अयोध्या शिवोपाध्याय हरिओद क्या है, कवि है। पवन दूतिका किसको संदेश भेजा जाता है, तो राधा द्वारा पवन दूतिका बनकर को दूती बनाकर संदेश कृष्ण को भेजना चाहती है, भिजवाती हैं। अब यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या, और हमने रेखांकित अंश की व्याख्या पहले ही कर दी है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो राधा के अनुसार नयन नमीन बादलों के समान पनीले व मनोहरी। राधा का प्रेम उनके प्रेम प्राण प्रिय कृष्ण के विरह से व्याकुल है और मधुवन जाकर किसको नहीं आने के लिए कह रही हैं। अब यहाँ पास भी देखिए अथवा दिया है, अथवा में कहाँ दूत कंधो, और यहाँ देखो उद्धव नामों से लिया गया है। यह देखिए साहित्यिक हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अब इसे पूर्णतः पढ़ लीजिएगा और हम देखिए डॉटेड लाइन करते चलते जा रहे हैं। लेकिन हम आपको इतना बता दें कि सभी प्रकार के हम मॉडल पेपर चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, ऑल विषय ऑल बोर्ड और हमारी क्लासेस सभी प्रकार की चलती रहती हैं इसी चैनल पर। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें कि इस प्रकार का 2026 में 12वीं का क्या आएगा, पेपर आएगा। आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा, आपको बहुत ही मदद करेंगे ये प्रश्न, जो कि 95 प्लस लाने का जो हमने रिकॉर्ड बनाया है और सोचा है, हमारे छात्र अवश्य ही पूर्ण करेंगे। और हमारी आपसे यही आशा है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और जिन जिन विषयों में तैयारी नहीं चल रही है तो हम आपकी करा देंगे, क्योंकि हम एक से बढ़ के एक मॉडल पेपर लेकर आते रहते हैं जो लगातार। और ये बात है कि हम मॉडल पेपर में उस प्रकार से नहीं प्रश्न रखते हैं कि जो लगातार यूपी बोर्ड में आ रहे हों। ऐसे प्रश्न लगते हैं कि ऐसे ही रख दिए हों, हम ऐसे प्रश्न रखते हैं जो लगातार आने वाले होते हैं। चलिए जानते हैं कि गोपियों कहना से कहते हैं नारी कहाँ है, क्योंकि वे उसकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कन्हैया ने उनको धोखा दे दिया है। और आगे चलते हैं यहाँ पास चौथा क्वेश्चन की ओर। देखिए 2-3 है आगे, देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कन्हैया दूत कंधो ब्रह्म दूती है, पधारो आप पंक्ति में कौन सा अलंकार। देखिए इसमें जो पंक्ति में अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार की विद्वत्ता दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है, अनुप्रास अलंकार की विद्वत्ता दिखाई गई है। अब यहाँ पर देखिए 5वें में आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा, 5 अंक मिलेंगे, 3 अंक जीवन परिचय के लिखने के, और 2 अंक मतलब आपको मिलेंगे किसके, 2 अंक मिलेंगे आपको रचना लिखने के लिए। देखिए इस प्रकार से जीवन परिचय आपको लिखना है। पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे,
फिर साहित्यिक परिचय। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा गांव में होता। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति के 27 जुलाई 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय में जैसे डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल कविता लिखने में अपना साहित्यिक आरंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहों में निरीक्षक, केंद्र पुरातत्व विभाग में संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने और इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह में शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी रचनाएं इस प्रकार है। निबंध संग्रह कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वर्गधारा, वेग विद्या आदि। शोध पंथ है। आप इन्हीं रचनाओं को देख लीजिएगा। अब ख नंबर में यहाँ देखिए कवियों का साहित्यिक परिचय लिखना होगा। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया कि जो 3 गुणे 2 लिखा है वहाँ 3 गुणे 2 नहीं, 3 + 2 है। अयोध्या देखिए जीवन परिचय कैसे लिखना है आप देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। घर में ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी व साहित्य का अध्ययन किया। इन्होंने कई वर्षों तक कानूनगो के पद पर भी कार्य किया। इसके बाद इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अनवैतनिक अध्यापन के रूप में सेवा भी दी है। इनकी रचना प्रिय प्रवास में इन्होंने मंगला प्रसाद पारितोषिक से क्या किया गया, पुरस्कारित किया गया। और साहित्यिक परिचय में देखिए द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व कवि हैं, लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थापित करके प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी कृति प्रिय प्रवास में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इन्होंने हिंदी के 3 युगों भारतीय युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावादी युगों में अपनी भूमिका निभाई है। प्रिय प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। अब देखिए पंचलाइट अथवा लाठी का सारांश लिखिए या ध्रुव अथवा लाठी की कहानी में उद्देश्य डालने या प्रकार डालने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा है, आप देख लीजिएगा इसका सारांश जो है। महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं, क्योंकि मोहल्ले में के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है। इसलिए पंचों द्वारा लाई जाने वाले पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो उसकी पूजा व्यवस्था की जाती है, कीर्तन कराए जाते हैं, औरतें उनकी खुशी के मारे गीत गाने लगते हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है। इसी सब के दुख के कारण दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी उड़ाई जाती है। मुन्नी से जब देखा नहीं जाता, उसने जला नहीं पा रही थी, तो उसने उन्हें बताया कि मेरे प्रीतम गोधन को क्या जलाना आता है। तो टोली के सरदार द्वारा क्या बुलाया जाता है, टोली के सरदार द्वारा बुला दिया जाता है गोधन को, और कहता है कि ठीक है मैं इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रिट दे दो। यह पंचायत स्प्रिट नहीं है। मुन्नी गरी का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट को जला देता है। तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिनके कारण पंचायत द्वारा उनके समस्त गुनाहों को समाप्त कर देती है और उसे कहता है तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है कि स्वपठित काव्य खंड के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न लिखिए। अपने अपने जिले के अनुसार आप इन्हें कार्य कर लीजिएगा। ये हमारे 75 जिले होते हैं और 75 जिले में यूपी के सभी जिलों के अलग अलग काव्य खंड निर्धारित होते हैं। तो आप अपने जिले के अनुसार क्या कर लीजिएगा, आप अपने जिले के अनुसार कर लीजिएगा। अब खंड खा पर पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए जो का नंबर है, यहाँ पर संस्कृत से संबंध से आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ संदर्भ तथा
हिंदी अनुवाद लिखना पड़ेगा। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कलि कुलगुरुः कालिदासः अन्य च मास भावश्री भवभूतस्य महाकाव्यस्य काव्यः। देखिए ये पूरा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और इसके जो हमने इसका जो वे है क्या नाम है सॉल्यूशन भी बताया कि किस प्रकार से लिखना है। आप इसे पूरा समझ लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए वंदनीय है, मतलब यह जो हमारी भाषा की संस्कृत भाषा की महत्ता को बताया गया है इसमें। और इसमें बताया कि जो हमारी भाषा संस्कृत भाषा है ना, वे उसमें आदि कवि वाल्मीकि महाऋषि जैसे महान पुरुष कालिदास जैसे के महाग्रंथ इसी भाषा से लिखे हैं। और इन्हीं भाषा से लिखे के कारण आज ये जो कवि हैं हमारे दिल में विराजमान है। और यह भाषा हमारी माता के समान वंदनीय और वे है गौरवपूर्ण है। और यह भाषा संस्कृत भाषा ने हमारे देश को स्वतंत्रता और गौरव के अखंडता को सुनिश्चित कर दिया है। और जो संस्कृत भाषा का जो सुनिश्चित करता है ना, वे बहुत ही प्राचीनतम है और श्रेष्ठ है और देवताओं की क्या है प्रीतम है। अब देखिए यहाँ पर भी आप इसको पूर्णता पढ़ लीजिए, इसके अर्थों को भी पढ़ लीजिएगा। देखिए भोजस्व दार्तम वाले से पाठ से लिया गया है। अदम कदिचत द्वारपालम आगत महाराजम भोजम प्राहदेव गोपीनाशो। मतलब क्या कहता है, द्वारपाल राजा से एक महाराज द्वार में एक ऐसा विद्वान आया है जिसके शरीर पर लंगोटी भी नहीं है, फटी धोती पहने हुए। राजा प्रवेशितिम, राजा कहता है प्रवेश कराओ। तथा प्रतिष्ठिता सह कवियः भोज माल्यो अदत्त। मतलब जब कभी राजा को देखता है आदिम दरित नाशो भविष्यति, और यह सोचता है कि आज मेरी दरिद्रता का नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मत्तो मानकर तुष्टो हर्षणी मुचतो, और इसी सोचकर उसने खुशी के आंसू बहाए। राजा तमलोक्यस प्राह कवे, राजा ने बोला तुम रो क्यों रहे हो रुशंती ता कबीर करण। तो कवि कहता है राजन अकर्णम मद ग्रहण स्थिति, मेरी घर की स्थिति सुनिए। हमने इस पाठ को पूर्णतः बता दिया, पूरा पढ़ाया भी है, एक एक कर आप देख लीजिएगा। ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर भी ख नंबर में ये देखिए संस्कृत वाले उसमें ले लिया गया है। और क्या गया है, भाषा सुमुख्यम मधुरम दिव्य गिरुड़ा भारती तस्य हितम मधुर काव्य तस्मावती सुभाषिताम। क्या है सुभाषिताम, अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। आज हमारे थोड़ा आँख में थोड़ा दर्द है, इस कारण से हम थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है और पूरा पेपर हम पढ़ने में थोड़ी हमको इश्यू हो रही है। आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आज इसे शेयर कीजिएगा। देखिए इसका भी अर्थ है, और हमने आज पूर्णतः इसी कारण से किस प्रकार से कॉपी में लिखना है और कैसे क्या लिखना है, हमने पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर लेकर आपके सामने आए हैं। एक एक सॉल्यूशन के साथ यहाँ पास हम आए हैं, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के लिए जोरदार शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। देखिए यहाँ पास संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ लिख देंगे आपको 2 अंक मिल जाएंगे, फिर हिंदी अनुवाद लिख देंगे तो फिर 5 अंक आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जल्दी निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृतों के प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पास आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन में से किसी 2 का आपको संस्कृत में उत्तर देना होगा।
जो आपको जो पहले से आप पढ़े होंगे तभी आप इनके उत्तर दे पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आप क्लास में अच्छी प्रकार से पढ़ें। अब यहाँ पर श्रृंगार रस या विविध रस और यहाँ पर देखिए अलंकार छंद के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं हमने पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। अब देखिए अपने ही एक विषय पर निबंध लिखने के लिए कह रहे हैं 9 नंबर का आएगा। क्या आएगा? 9 नंबरों का आएगा। आप इन 5-6 को क्या याद कर लेंगे? निबंध को अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लेंगे। और देखिए 12वें का जो का नंबर है नयन नम का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए हमने उनका वीडियो सॉल्यूशन मतलब जो इसका हल है वे हमने प्रोवाइड करा दिया है, आप देख लीजिए। खा नंबर में निम्नलिखित से किसी एक पद पर विग्रह करके समास का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन में इन तीनों में से किसी 2 का आपको लिखना होगा और लिखने के पश्चात इनमें आपको 2 अंक यहाँ से भी क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अब देखिए जो 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन में बैंक खाता खोलने के लिए प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको 8 नंबरों का आएगा जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अपनी गली और देखिए दूसरा भी था, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चौथे का नंबर का पहला नंबर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। देखिए जो यह प्रभुता है, जो प्रभु प्लस तल से मिलकर बना है। और जैसे देखिए कटुता है तो कटु प्लस तल से मिलकर बना है। इसी जैसे बुद्धिमान है और बुद्धिमान तो बुद्धि प्लस मांत्रतम से मिलकर बना है। अब यहाँ से जो एक प्रत्यय का मतलब एक ही प्रश्न को 3 उत्तरों में से किसी एक का लिखना था, आप एक लिख देंगे और राइट हो जाएगा। और यहाँ पर प्रत्यय लिखिए गुरुत्व तो गुरु धन तो और तत्ता मीन्स होता है तधातु। इसी प्रकार देखिए आप कर लीजिएगा। अब यहाँ से पहुँचते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में युक्त विभक्ति तथा संबंधित निम्न का उल्लेख कीजिए। देखिए आप ये विभक्तियों द्वारा पूछे जाने सवाल हैं, आप इन्हें अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा और ये यूपी बोर्ड के पेपरों में अवश्य आएगा। क्या आएगा? अवश्य आएगा। संयुक्ते प्रधाने और क्या है? समान समान सार्धम। देखिए जो है हमने किया भी है, आप देख लीजिएगा। आप देखिए श्री गणेशाय नमः। अब यहाँ पर जो श्री गणेशाय तो क्या लिखेंगे? श्री गणेशाय स्वाहा। और धन्यवाद। इसी प्रकार के मॉडल पेपर से दूसरे